अब देख लेते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। देखिए एब्जॉर्प्शन का मतलब ये होता है कि अभी तक फूड इंटेस्टाइन्स में थी, इंटेस्टाइन के ल्यूमन में थी, हमने डाइजेस्ट किया, हमने अमाइनो एसिड्स बनाए, ग्लूकोज बनाया, फ्रक्टोज बनाया, बाकी सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स हमने बनाए। अब ये फूड इस इंटेस्टाइन से होके ब्लड में एंटर हो जाएगी। द फूड पासेस फ्रॉम द lumen of intestines into the blood. This process is known as absorption. Entry of the simple food molecules into the blood is known as absorption. अब ये absorption की जो main site है, that is small intestines. The main site of absorption is small intestines. This is worth to remember. ये जो एब्जॉर्प्शन है, इट कैन आकर बाय डिफरेंट मेथड्स। वी मे हैव प्राइमरी ट्रांसपोर्ट और वी मे हैव एक्टिव ट्रांसपोर्ट और वी मे हैव पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स। देखिए एक्टिव का मतलब होता है ये जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं, दे विल मूव फ्रॉम ल्यूमन इनटू द ब्लड by consuming the energy. Energy will be utilized. Active में energy in the form of ATP is utilized. ठीक है। Passive में energy utilize नहीं होगी. No energy is utilized in passive transport. No energy is utilized. ठीक है। दूसरी बात एक्टिव की ये होती है कि फूड या सब्सटेंसेस मूव against the gradient, against the gradient, and passive में substances move along the gradient, along the gradient, along the gradient. मैं ऐसे समझाता हूं आपको। सपोज यहां पे ये ल्यूमन है ऑफ द इंटेस्टाइन, यहां पे ये ब्लड है। इस ल्यूमन में 10 पार्टिकल्स हैं सपोज ग्लूकोज के, यहां पे 3 पार्टिकल्स हैं, मतलब देयर इज हायर कंसंट्रेशन एंड इन द ब्लड देयर इज लोअर कंसंट्रेशन। दिस डिफरेंस बिटवीन कंसंट्रेशन इज नोन एज ग्रेडियंट। ठीक है। हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जो मूवमेंट होती है दैट इज नोन एज अलोंग द ग्रेडियंट। ठीक है। अब अगर लोअर टू हायर मूवमेंट होगी दैट इज नोन एज अगेंस्ट द ग्रेडियंट। समझ आ गई बेटा बात? ग्रेडियंट मतलब कंसंट्रेशन डिफरेंस होती है। अगर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स जाएंगे तो हम बोलेंगे दे मूव अलोंग द ग्रेडियंट। अगर अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब अगर लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे तो हम बोलेंगे दे मूव अगेंस्ट द ग्रेडियंट। जब अगेंस्ट द ग्रेडियंट मूव करेंगे तो उनको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। एनर्जी इज provided by ATP and this type of transport is known as active transport. ठीक है। And where energy is not utilized, that transport is known as passive transport. इतना समझ आ गया? अब देखिए जो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, it is of 2 types. We have primary active transport and we have secondary active transport. Primary active transport and secondary active transport. Primary active transport में energy is utilized directly. Energy is utilized directly. Secondary active transport में energy is utilized indirectly. मैं समझाता हूं। Energy is utilized directly in primary active transport and energy is utilized indirectly in secondary active transport. देखिए ये हमने सेल मेम्ब्रेन जब हम पढ़ रहे थे, ट्रांसपोर्ट जब हमने सेल मेम्ब्रेन में पढ़ा था वहां पे भी पढ़ा हुआ है। देखिए सपोज ये एक सेल मेम्ब्रेन है, सेल है, देयर इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन पे देयर इज अ ट्रांसपोर्टर दैट इज नोन एज सोडियम पोटेशियम पंप।
ठीक है। इस सोडियम पोटेशियम पंप का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर वाली साइड से, साइटोप्लाज्म वाली साइड से, देयर आर 3 साइट्स, यहां पे 3 साइट्स होती हैं फॉर सोडियम, देयर आर 3 साइट्स फॉर सोडियम। और बाहर वाली साइड से 2 साइट्स होती हैं फॉर पोटेशियम, ठीक है। सोडियम पोटेशियम पंप इज अ ट्रांसपोर्टर, इट इज अ प्रोटीन। इसके स्ट्रक्चर में अंदर वाली साइड से अगर देखोगे 3 साइट्स होती हैं फॉर सोडियम, बाहर वाली साइड से देखोगे 2 साइट्स होती हैं फॉर पोटेशियम, ठीक है। और इसके साथ अटैच होती है ATPase, ATPase इसके साथ अटैच होती है जो ATP को ब्रेक करेगी, ठीक है। ये सोडियम पोटेशियम पंप का स्ट्रक्चर है। अब जब इस सोडियम पोटेशियम पंप के साथ अंदर से 3 सोडियम मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाते हैं, बाहर से 2 पोटेशियम मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाते हैं, ATPase गेट्स एक्टिवेटेड। जब ATPase एक्टिवेट हो जाती है, ये ATPase ATP को ब्रेक करेगी। जब ATP ब्रेक होगा, वहां से एनर्जी रिलीज होती है। जब एनर्जी रिलीज होती है, इस एनर्जी की रिलीज होने की वजह से सोडियम पोटेशियम पंप में कन्फर्मेशनल चेंज आती है, लाइक दिस। अगर पंप ऐसे था, कन्फर्मेशनल चेंज ऐसे आ जाती है, ताकि सोडियम आप बाहर की तरफ चला जाए, सोडियम मूव्स आउट, 3 सोडियम मूव आउट एंड 2 पोटेशियम मूव इन, ठीक है। यहां पे अगर देखोगे एटीपी डायरेक्टली पंप ने यूज किया। मूवमेंट ऑफ सोडियम और पोटेशियम के लिए एटीपी वाज डायरेक्टली ब्रोकन, एटीपी वाज डायरेक्टली यूज्ड। दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज नोन एज प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। समझ आ गई बेटा बात? लेट मी अगेन रिवाइज। देखिए यहां पे सोडियम पोटेशियम पंप है, सेल मेम्ब्रेन पे लोकेट होता है। इसके अंदर वाली साइड से 3 साइट्स होती हैं फॉर सोडियम, बाहर वाली साइड से 2 साइट्स होती हैं फॉर पोटेशियम। जब अंदर से 3 सोडियम अटैच हो जाते हैं, बाहर से 2 पोटेशियम अटैच हो जाते हैं, ये पंप ऐसे था, एटीपीएस एक्टिवेट हो जाता है। जब एटीपीएस एक्टिवेट होगा, वो एटीपी को ब्रेक करेगा, वहां से एनर्जी रिलीज होगी। जब एनर्जी रिलीज होती है, इस सोडियम पोटेशियम पंप में कन्फर्मेशनल चेंज आती है, सच दैट अंदर से जो सोडियम है बाहर की तरफ फेंक दिया जाता है, बाहर से जो 2 पोटेशियम है उनको अंदर की तरफ लाया जाता है। ये जो सोडियम और पोटेशियम की जो मूवमेंट है, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इतना समझ आ गया। और यहां पे एटीपी वाज डायरेक्टली यूज्ड। जब एटीपी डायरेक्टली यूज हुआ तो दिस इज प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब देखिए सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है। सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट का मतलब है एनर्जी इज नॉट डायरेक्टली यूटिलाइज्ड, एनर्जी इज इनडायरेक्टली यूटिलाइज्ड। एटीपी यूटिलाइज तो होता है, लेकिन एटीपी इनडायरेक्टली यूटिलाइज होता है। मैं समझाता हूं। सपोज यहां पे सोडियम पोटेशियम पंप है, इस सोडियम पोटेशियम पंप ने सोडियम को बाहर निकाला, भूल जाओ पोटेशियम की बात अभी। अब जब बाहर 3 सोडियम, हर एक्टिविटी में 3 सोडियम को बाहर भेज देता है, ठीक है, तो सोडियम अंदर कम हो जाएगा, बाहर ज्यादा होगा। जब सोडियम बाहर ज्यादा होगा, सोडियम की कंसंट्रेशन बाहर बहुत ज्यादा है, अंदर बहुत कम है, इसकी वजह से सोडियम का एक ग्रेडियंट बनेगा बाहर से अंदर की तरफ आने वाला, ठीक है। सोडियम विल टेंड टू मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, ठीक है। लेकिन ये सोडियम अंदर आएगा कैसे? ये सोडियम बाइंड होता है एक ट्रांसपोर्टर के साथ। इस ट्रांसपोर्टर के पास सोडियम के लिए साइट होती है और ग्लूकोज के लिए साइट होती है। सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर इसको बोलते हैं। यहां पे जब सोडियम भी बाइंड हो जाता है, ग्लूकोज भी बाइंड हो जाता है, यूजिंग द ग्रेडियंट ऑफ सोडियम, लिसन इट, यूजिंग द ग्रेडियंट ऑफ सोडियम, ये जो ट्रांसपोर्टर है इसमें कन्फर्मेशनल चेंज आती है सच दैट सोडियम भी अंदर आ जाए, ग्लूकोज भी अंदर आ जाए। समझ आ गई बेटा बात? तो अगर आपको बोला जाए इस ग्लूकोज को अंदर लाया किसने, इस ग्लूकोज को अंदर लाया सोडियम के ग्रेडियंट ने। सोडियम के ग्रेडियंट ने कहां से बना? वो सोडियम पोटेशियम पंप से बना। क्या उसने एटीपी यूज किया? हाँ, उसने एटीपी यूज किया था। एटीपी एक जगह पे यूज हुआ, उसका रिजल्ट दूसरी जगह पे नजर आया, उसकी वजह से ग्रेडियंट बना। उस ग्रेडियंट की वजह से ग्लूकोज अंदर मूव करता है। सो हम बोलेंगे ग्लूकोज की मूवमेंट जो है इनसाइड द सेल्स, दिस इज इनडायरेक्ट सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इसमें एनर्जी इज इनडायरेक्टली यूज्ड। क्या यहां पे डायरेक्टली एटीपी यूज हुआ? यहां पे तो एटीपी यूज नहीं हुआ, ये बस एटीपी इस स्टेप में यूज हुआ था जो सोडियम का ग्रेडियंट बनाता है, लेकिन इस ट्रांसपोर्टर ने एटीपी को डायरेक्टली यूज नहीं किया था, इनडायरेक्टली यूज हुआ था।
सिमिलरली सोडियम बाहर ज्यादा है, ट्रांसपोर्टर होगा सोडियम अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्टर, सोडियम भी अंदर आएगा, अमाइनो एसिड्स भी अंदर आएंगे, तो हम बोलेंगे ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स की जो ट्रांसपोर्ट है इट इज एक्टिव बट सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सोडियम की और पोटेशियम की जो ट्रांसपोर्ट है इट इज प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इतना समझ आ गया। अब इसके बाद हमारे पास है बेटा पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, देखिए पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी इज नॉट यूटिलाइज्ड। नंबर फर्स्ट थिंग, इट सब्सटेंसेस मूव अलोंग द ग्रेडियंट दैट इज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब इस पैसिव जो ट्रांसपोर्ट है, इस पैसिव ट्रांसपोर्ट के दो टाइप्स होते हैं, वी हैव डिफ्यूजन एंड वी हैव ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस दोनों जगहों पे डेफिनेशन सेम, मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन दैट इज अलोंग द ग्रेडियंट, नो एनर्जी इज यूटिलाइज्ड। अब ये डिफ्यूजन के दो टाइप्स होते हैं, ये बेटा हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आप अगर उस कॉपी को भी देखोगे वहां पे भी साफ साफ लिखा हुआ है। डिफ्यूजन में दो टाइप्स होते हैं, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। देखिए सिंपल डिफ्यूजन इज दैट डिफ्यूजन वेयर मॉलिक्यूल्स मूव अलोंग द ग्रेडियंट बट नो कैरियर ट्रांसपोर्टर इज यूटिलाइज्ड। मैं ऐसे समझाता हूं, सपोज ये सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, यहां पे मॉलिक्यूल्स हैं, सब्सटेंसेस हैं, ये सब्सटेंसेस डायरेक्टली एंटर हो जाते हैं वाया द लिपिड मेम्ब्रेन इनटू द सेल, किसी ट्रांसपोर्टर की जरूरत नहीं पड़ती। ये सब्सटेंसेस लिपोफिलिक होते हैं, मतलब ये लिपिड मेम्ब्रेन के अंदर डिसॉल्व होने के काबिल होते हैं। ठीक है, तो जो सिंपल डिफ्यूजन है इसमें सब्सटेंसेस एंटर डायरेक्टली अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, नो कैरियर प्रोटीन इज यूटिलाइज्ड। ठीक है, जितनी बाहर सब्सटेंस की कंसंट्रेशन आप बढ़ाओगे उतना ज्यादा मॉलिक्यूल्स अंदर डिफ्यूज होते रहेंगे। ठीक है, लाइक अगर हम देखेंगे ग्राफ यहां पे रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का ग्राफ अगर देखेंगे, जितना हम सबस्ट्रेट बढ़ाएंगे उतनी रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ती रहेगी। ये सिंपल डिफ्यूजन का ग्राफ आएगा। लेकिन अगर आप फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन देखोगे, देयर अ कैरियर प्रोटीन इज यूटिलाइज्ड। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कैरियर प्रोटीन्स की यूटिलाइजेशन होती है, कैरियर प्रोटीन्स को यूज किया जाता है, ऐसे समझिए आप। ये बेटा ये सेल है, यहां पे एक प्रोटीन है, दो प्रोटीन है, तीन प्रोटीन है, चार प्रोटीन्स है, दीज आर कैरियर प्रोटीन्स। सपोज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बेसिकली फ्रक्टोज दिखाता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन फ्रक्टोज दिखाता है। सपोज एक फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल है, दिस इज कैरिड बाय दिस कैरियर प्रोटीन इनसाइड द सेल। दूसरा फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल है, दिस इज कैरिड बाय दिस कैरियर प्रोटीन इनसाइड द सेल। तीसरा फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल है इनसाइड द सेल। चौथा फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल है इनसाइड द सेल। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर जाते हैं, जो मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज होते हैं, वो खुद ब खुद डिफ्यूज नहीं हो सकते, दे नीड अ कैरियर प्रोटीन, दे नीड अ कैरियर प्रोटीन। अब इसकी वजह से देखिए क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन पे क्या असर पड़ेगा। जब देखिए जब एक मॉलिक्यूल था तो डिफ्यूज हो गया, दो मॉलिक्यूल डिफ्यूज हो गए, तीन मॉलिक्यूल डिफ्यूज हो गए, रेट इंक्रीज हो रही थी, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन वाज इंक्रीजिंग लाइक दिस। ठीक है, देखिए उसके बाद जब सारे कैरियर प्रोटीन यूटिलाइज हो गए, अब सपोज मेरे पास फ्रक्टोज है, क्या ये फ्रक्टोज अंदर एंटर हो पाएगा इमीडिएटली? ये अंदर एंटर नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब कैरियर प्रोटीन अवेलेबल नहीं है, ऑल द कैरियर प्रोटीन्स हैव बीन यूटिलाइज्ड। अब अगर आप फ्रक्टोज की कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे, रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज नहीं होगी, रेट ऑफ डिफ्यूजन तब कांस्टेंट रहेगी। दिस विल बी द ग्राफ ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड दिस विल बी द ग्राफ ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। समझ आ गई बेटा बात? इतना समझ आ गया। सिंपली फैसिलिटेटेड और सिंपल डिफ्यूजन में एक डिफरेंस ये है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, सिंपल डिफ्यूजन में कैरियर प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ती। अब जब कैरियर प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ती, रेट इंक्रीज होती रहती है, लेकिन अगर कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, रेट सैचुरेशन पे पहुंच जाती है। दिस इज नोन एज सैचुरेशन, रेट सैचुरेट हो जाती है, क्योंकि सारे कैरियर प्रोटीन यूटिलाइज हो चुके होते हैं।
समझ आ गई बेटा बात? दिस इज सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. नाउ ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस इज अगेन मूवमेंट ऑफ सोल्यूट्स फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन. सपोज यहां से वाटर है, वाटर के अंदर कुछ सब्सटेंसेस डिसॉल्व हैं, ये सब्सटेंसेस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे. वाटर भी जाएगा वया चैनल इज नोन एज एक्वापोरिन्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. दिस इज बेसिकली नोन एज osmosis. Movement of water from the region of their higher concentration to the region of their lower concentration is known as osmosis. Just इस वाटर में थोड़े से ग्लूकोज अमाइनो एसिड्स डिसॉल्व हो सकते हैं, वो भी ऑस्मोसिस के थ्रू अंदर जाते हैं. जस्ट याद रखिएगा क्योंकि ये हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है चीजें, इसलिए थोड़ा जल्दी किया. यहाँ पे आप वो देख सकते हैं सेल मेम्ब्रेन की कॉपी जहाँ पे हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था. ये है बेसिकली एब्जॉर्प्शन का थोड़ा सा ओवरव्यू. बाकी एक काम आप करिएगा, टेक्स्ट पे एक टेबल बना हुआ है जहां पे एब्जॉर्प्शन दिखाई हुई है ड्यूडिनल रीजन की, जीजनम की और इलियम की. वो आप वहीं से देख लेना कि स्पेसिफिक रीजन में कौन कौन सी एब्जॉर्प्शन होती है. ठीक है, तो ये हुआ यहां पे एब्जॉर्प्शन का थोड़ा सा मसला. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई फैट एब्जॉर्ब कैसे होता है. फैट की एब्जॉर्प्शन का थोड़ा सा स्पेसिफिक बात करते हैं. देखिए आप यहां पे ये ल्यूमन मान ले आप, यहां पे फैट है, यहां पे ब्लड है. देखिए ब्लड के अंदर वाटर होता है, फैट इस ब्लड के अंदर डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, तो फैट इजिली इसके अंदर डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि फैट इज नॉट सोल्यूबल इनसाइड वाटर. ठीक है, फैट ब्लड के अंदर सॉल्युबल नहीं होता. जब फैट सॉल्युबल नहीं होता तो ये डिसॉल्व भी डायरेक्टली नहीं हो पाएगा, ये इनडायरेक्टली डिसॉल्व होता है. देखिए कैसे डिसॉल्व होगा. सबसे पहले इस फैट पे एक्ट करेगी हमारी इस फैट पे एक्ट करेगा बाइल, इमल्सिफिकेशन होगी, वहां से जो है वहां से उस इमल्सिफाइड फैट पे एक्ट करेंगे लाइपेज, वहां से फ्री फैटी एसिड्स और ग्लाइसराइड, मोनोग्लाइसरॉल वगैरह बनेगा. उस फ्री फैटी एसिड और मोनोग्लाइसरॉल वगैरह जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे एग्रीगेट इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स. दीज स्मॉल ग्लोब्यूल्स आर नोन एज माइसिलीज. They aggregate into small globules known as micelles. ये जो फैट्स हैं, they aggregate into small globular molecules known as micelles. ये जो माइसिलीज हैं, इनके ऊपर प्रोटीन कोट आ जाता है. These are covered by protein covering. इनके ऊपर प्रोटीन कवर लगा दिया जाता है. This structure now is known as chylomicron. इस स्ट्रक्चर को आप बेटा काइलोमाइक्रॉन बोलते हैं. ठीक है, फैट्स आर कन्वर्टेड इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स नोन एज माइसिलीज. These are covered by a protein coat and the structure is known as chylomicron. देखिए काइलोमाइक्रॉन कहां पे जाएगा, ये आप इंटेस्टाइन देख लें. There are villi and microvilli. ठीक है, यहां पे एक वेसल होती है, लार्ज लिम्फेटिक वेसल, दैट इज नोन एज लैक्टील. ये जो काइलोमाइक्रॉन्स हैं ये लैक्टील में चले जाते हैं, लैक्टील से जाएंगे लिम्फ में, लिम्फ से अल्टीमेटली लिम्फ से ये ड्रेन किए जाते हैं इनटू ब्लड. ठीक है, कहने का मतलब ये है काइलोमाइक्रॉन लैक्टील में जाता है, लिम्फ में डाल दिया जाता है, फिर लिम्फ के थ्रू ये फैट्स ब्लड में चले जाते हैं. दिस इज इनडायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन. कार्बोहाइड्रेट्स हमने देखे, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम, वो सारे मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट हो रहे थे. लेकिन फैट की जो ट्रांसपोर्टेशन है, इट इज एन इनडायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन. इनडायरेक्ट का मतलब ये पहले लिम्फ में जाता है, फिर लिम्फ के थ्रू वाया द लिम्फेटिक सिस्टम इट एंटर्स द ब्लड. समझ आ गई बेटा बात? दिस इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स. समझ आ गई बेटा बात? अब जब ये सबस्टेंसेस ब्लड में चले जाते हैं, ब्लड से इन सबस्टेंसेस को सेल्स के अंदर जाना होता है, तो ये सेल्स के अंदर डिफ्यूज हो जाते हैं. सेल्स के अंदर ये सबस्टेंसेस एटीपी बनाएंगे, एनर्जी बनाएंगे. ये सबस्टेंसेस सेल के कंपोनेंट्स बनाएंगे, लाइक सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ये एंजाइम्स बनाएंगे, हार्मोन्स बनाएंगे और बाकी सेलुलर प्रोडक्ट्स बनाएंगे. ठीक है, दिस होल प्रोसेस is known as assimilation. Substances
आफ्टर एब्जॉर्प्शन अंडरगो एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब ये हुआ कि जब कोई सेल के अंदर सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उनको दे आर यूज्ड टू डिराइव एनर्जी, दे आर यूज्ड टू they are incorporated as the cellular components, they are used in the formation of many cellular products. This whole process is known as assimilation. समझ आ गई बेटा इतनी बात? तो यहां पे हमने देखा कि सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब भी हुए, सब्सटेंसेस को यूज भी कर दिया गया, लेकिन कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो डाइजेस्ट नहीं होते, जो डाइजेस्ट नहीं होते, वो स्मॉल इंटेस्टाइन्स में से चले जाते हैं इनटू लार्ज इंटेस्टाइन्स। जो अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस होते हैं, दे मूव इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन्स, दे मूव इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन्स। अब वहां पे क्या होगा, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये सब्सटेंसेस आगे यहां से वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है, ड्रग्स को एब्जॉर्ब किया जाता है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है, इन सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब किया जाता है ताकि अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस फॉर्म ए सेमी फ्लूइड कंसिस्टेंसी वाली चीज दैट इज नोन एज फीसेस और स्टूल। फीसेस और स्टूल, ये जो फीसेस और स्टूल होता है, दिस अल्टीमेटली मूव्स इन द रेक्टम, और रेक्टम में it leads to the generation of defecation reflex. Defecation reflex के बाद it is ejected out from the body, it is egested out from the body. समझ आ गई बेटा बात? इतना समझ आ गया? शाबाश। Undigested substances move inside the large intestines. Water, drugs and minerals are absorbed, and these form a semi-solid feces or stool. This stool is ultimately egested out from the body via opening known as anus. समझ आ गई बेटा बात? यहां पे हमारा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन खत्म होता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि हाउ इज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन रेगुलेटेड। इस प्रोसेस को हम रेगुलेट कैसे करेंगे? हाउ इज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन रेगुलेटेड? रेगुलेशन, देखिए डाइजेशन को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास दो सिस्टम्स हैं, एक तो हार्मोनल सिस्टम है, एक न्यूरोनल सिस्टम है या नर्वस सिस्टम है। हार्मोनल सिस्टम एंड न्यूरोनल सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम एंड न्यूरोनल सिस्टम। डाइजेशन का रेगुलेट करने का मतलब होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रेट करवाना, डाइजेस्टिव दिस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स को प्रमोट करना या पेरिस्टाल्सिस को इनहिबिट करना या डाइजेस्टिव एंजाइम्स को इनहिबिट करना डिपेंडिंग अपॉन नीड। अगर डाइजेशन की ज्यादा जरूरत है तो ये डाइजेशन को स्टिमुलेट करने चाहिए, अगर डाइजेशन की कम जरूरत है तो डाइजेशन को इनहिबिट करने चाहिए। दिस इज नोन एज रेगुलेशन ऑफ डाइजेशन। अब बहुत सारे हार्मोन्स हैं, एक हार्मोन है गैस्ट्रिन। ये जो गैस्ट्रिन है हमने ऑलरेडी बात की हुई है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये गैस्ट्रिन इंक्रीजेस द secretions of gastric juice, increases the secretion of gastric juice, and it increases peristalsis of stomach as well. देखिए दो चीजें करता है, एक तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स को इंक्रीज करवाएगा और दूसरा गैस्ट्रिक जूस को इंक्रीज करवाएगा। सपोज फूड ले ली हमने, अब इस फूड को डाइजेस्ट करना है तो गैस्ट्रिन रिलीज होगा, ये सिक्रीट करवाएगा गैस्ट्रिक जूस जो फूड को डाइजेस्ट करेगी, फिर स्टोमक में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स करवाएगा जो फूड को पुश करेगी इनटू द इंटेस्टाइन्स। समझ आ गई बेटा बात? सिमिलरली वी हैव एन हार्मोन एंटीरोगैस्ट्रोन, ये बेसिकली प्रोड्यूस कर देता है ड्यूडिनम। एंटीरोगैस्ट्रोन इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ड्यूडिनम। ये एंटीरोगैस्ट्रोन इनहिबिट्स गैस्ट्रिन रिलीज। एक तो ये गैस्ट्रिन के रिलीज को इनहिबिट करता है, सपोज हमें डाइजेशन की जरूरत नहीं है ज्यादा तो गैस्ट्रिन के रिलीज को इनहिबिट किया जाता है बाय एंटीरोगैस्ट्रोन, या कभी ज्यादा गैस्ट्रिन रिलीज हो रहा है तो एंटीरोगैस्ट्रोन इस गैस्ट्रिन के सिक्रीशन को कम करवाता है। दूसरा इट डिक्रीजेस पेरिस्टाल्सिस, ये मूवमेंट्स को भी कम कर देता है, ठीक है। थर्ड हार्मोन इज सिक्रीटिन। ये जो सिक्रीटिन है इट इज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय ड्यूडिनम, ठीक है। दिस हार्मोन इंक्रीजेस गैस्ट्रिन रिलीज, ये गैस्ट्रिन रिलीज को फेवर करता है बेटा।
समझ आ गई बेटा बात? एंड इट कॉजेज रिलीज ऑफ बाइकार्बोनेट्स इन पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस में बाइकार्बोनेट्स की रिलीज करवाता है सिक्रेटिन। वी हैव अनदर हार्मोन दैट इज cholecystokinin. Cholecystokinin that is again produced by duodenal epithelial cells, and they increase the secretion of bile and pancreatic juice. Bile and pancreatic juice. ये कोलेसिस्टोकाइनिन रिलीज होगा, ये गॉल ब्लेडर पे एक्ट करेगा, गॉल ब्लेडर कंट्रैक्ट करेगा, वहां से बाइल रिलीज हो जाएगा। पैनक्रियास पे एक्ट करेगा, पैनक्रियास कंट्रैक्ट होगा, पैनक्रियाटिक जूस रिलीज हो जाएगा। तो ये हार्मोन्स हैं, गैस्ट्रिन है, एंटेरोगैस्ट्रोन है, सिक्रेटिन है, कोलेसिस्टोकाइनिन है, which play role in regulation of this digestion. कुछ हार्मोन्स डाइजेशन को फेवर करते हैं, कुछ हार्मोन्स डाइजेशन को इनहिबिट करते हैं, डिपेंडिंग कि हमारी नीड क्या है उसी हिसाब से ये हार्मोन्स फंक्शन करेंगे। ठीक है। दूसरा है बेटा न्यूरोनल सिस्टम। दिस न्यूरोनल सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ टू पार्ट्स। वन इज लोकेटेड विद इन जीआईटी, दैट इज नोन एज इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम, एंड अदर इज लोकेटेड आउटसाइड जीआईटी, दैट इज नोन एज एक्सट्रिंसिक नर्वस सिस्टम। We have intrinsic nervous system and we have extrinsic nervous system. ठीक है बेटा। देखिए एक्सट्रिंसिक नर्वस सिस्टम सिग्नल्स भेज देता है इंट्रिंसिक को, जो फिर अपने फंक्शंस कैरी करते हैं। अब मैं दिखाता हूं इंट्रिंसिक में क्या क्या आता है। इंट्रिंसिक में दो नर्व प्लेक्सेस आ जाते हैं। हमने बात करी थी माइंट्रिक प्लेक्सस एंड मीजनर्स प्लेक्सस। माइंट्रिक प्लेक्सस एंड मीजनर्स प्लेक्सस। इंट्रिंसिक न्यूरोनल सिस्टम जो है इट कंसिस्ट्स ऑफ माइंट्रिक प्लेक्सस एंड मीजनर्स प्लेक्सस। माइंट्रिक इज लोकेटेड बिटवीन द आउटर लॉन्गिट्यूडनल एंड इनर सर्कुलर मस्कुलरिस लेयर, एंड मीजनर्स इज लोकेटेड इन सब म्यूकोसा। ठीक है। ये जो माइंट्रिक प्लेक्सस है इट प्रोवाइड्स पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स टू जीआईटी, and Meissner's provide sympathetic fibers to GIT, या हम बोलेंगे ये पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है और Meissner's सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। देखिए ये पैरासिम्पैथेटिक, देखिए अभी हमने नर्वस सिस्टम नहीं पढ़ा। नर्वस सिस्टम में हम जब पढ़ेंगे हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है और एक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम इज दैट नर्वस सिस्टम व्हिच रेगुलेट्स द फंक्शंस ऑफ विसरल ऑर्गन्स लाइक जीआईटी एंड बाकी। ठीक है। ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं। वी हैव सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड वी हैव पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। दीज आर पार्ट्स ऑफ ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। यहां वहीं पे पढ़ेंगे। अब ये पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो है ये करता क्या है? ये पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम इज स्टिमुलेटरी फॉर जीआईटी। स्टिमुलेटरी का मतलब ये पेरिस्टाल्सिस को इंक्रीज करवाएगा, ये गैस्ट्रिक जूस को इंक्रीज करवाएगा, पैनक्रियाटिक जूस को इंक्रीज करवाएगा, बाकी सिक्रीशंस को इंक्रीज करवाएगा और डाइजेशन को फेवर करेगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज इनहिबिटरी फॉर जीआईटी। इनहिबिटरी का मतलब पेरिस्टाल्सिस डिक्रीज करवाएगा, गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशंस डिक्रीज करवा देता है। एक्सट्रिंसिक नर्वस सिस्टम सिग्नल्स भेजेगा इंट्रिंसिक को। अगर पैरासिम्पैथेटिक को थ्रू सिग्नल्स गए तो ये जीआईटी ये डाइजेशन को फेवर करेंगे, अगर सिंपैथेटिक के थ्रू सिग्नल्स भेजेंगे तो ये डाइजेशन को इनहिबिट करते हैं। समझ आ गई बेटा बात? मैं अगेन एक बार आपको बताता हूं यहीं पे। देखिए न्यूरोनल सिस्टम, we have intrinsic nervous system, we have extrinsic nervous system. Intrinsic is located within GIT, extrinsic is located outside GIT. ये intrinsic के दो पार्ट्स होते हैं, माइंट्रिक एंड मीजनर्स। माइंट्रिक provides parasympathetic supply to GIT, Meissner's provides sympathetic supply to GIT. Parasympathetic is stimulatory for GIT. It is stimulatory for GIT and sympathetic is inhibitory for GIT. स्टिमुलेटरी का मतलब डाइजेशन को फेवर करेंगी। कैसे फेवर करेंगी? डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करवाएंगी, पेरिस्टाल्सिस को प्रमोट करेंगी। सिंपैथेटिक inhibit digestion, कैसे? by inhibiting the release of enzymes and by inhibiting the peristalsis। ये एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक के थ्रू फंक्शंस को रेगुलेट करवाता है। सपोज अभी डाइजेशन की ज्यादा जरूरत है, या हम ऐसे बोलेंगे सपोज देख लिया किसी ने, देख ली फूड, सी द फूड, या स्मेल किया फूड को, ठीक है,
अब ये सिग्नल भेजेगा एक्सट्रिंसिक नर्वस सिस्टम। किसको सिग्नल भेजेगा? इंट्रिंसिक को। इंट्रिंसिक काम करेगा माइंट्रिक प्लेक्सस के थ्रू, माइंट्रिक नर्वस सिस्टम के थ्रू सिक्रीशन उसको इंक्रीज करवाता है। समझ आ गई बात? या सपोज फूड चली जाती है हमारे इस माउथ में, ठीक है, जब फूड माउथ में चली जाएगी टेस्ट आएगा, इसकी वजह से एक्सट्रिंसिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाएगा, ये सिग्नल भेजेगा इंट्रिंसिक को, इंट्रिंसिक को बोलेगा भाई फूड आ रही है, बी रेडी फॉर डाइजेशन, ये अपनी सिक्रीशंस इंक्रीज करवा देता है। समझ आ गई बात? सिमिलरली ये सिक्रीशंस इनहिबिट भी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि मीजनर्स एक्ट कर रहा है या माइंट्रिक एक्ट कर रहा है। समझ आ गई बेटा बात? ओ इतना समझ आया? शाबाश। दिस फिनिशेस द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। Now a very brief topic, and that is disorders of digestive system. Disorders of digestive system. सबसे पहला हम बात कर लेते हैं मम्प्स की। देखिए हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड्स में स्वेलिंग हो जाती है ड्यू टू एनी वायरल इन्फेक्शन, दिस इज नोन एज मम्प्स। That is the viral infection of parotid gland. Viral infection of parotid gland. Parotid gland. ठीक है। Number second is Sjogren's syndrome. Sjogren's syndrome. Sjogren's syndrome में बेसिकली बॉडी का जो अपना इम्यून सिस्टम होता है वो सैलिवरी ग्लैंड्स को डिस्ट्रॉय करता है। इट इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब अपना इम्यून सिस्टम अपने ही पार्ट को डिस्ट्रॉय कर रहा है। इम्यून सिस्टम ऑटो इम्यून डिजीज डिस्ट्रॉइंग द सैलिवरी ग्लैंड्स। अब देखिए बेटा, अगर सैलिवरी ग्लैंड्स डिस्ट्रॉय होंगे तो क्या सलाइवा बनेगा? जब सलाइवा नहीं बनेगा, माउथ या बक्कल केविटी विल बी ड्राई। तो इसमें माउथ और बक्कल केविटी इज ड्राई। माउथ और बक्कल केविटी इज ड्राई। ठीक है। थर्ड इज एडिनॉइड्स। एडिनॉइड्स का मतलब होता है स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन ऑफ नेसोफेरिंजियल टॉन्सिल। यूजुअली बच्चों में मिलता है, हमने ऑलरेडी बात करी हुई है। इन्फेक्शियस काज इसका होता है जिसकी वजह से नेसोफेरिंजियल टॉन्सिल क्या हो जाएगा? स्वेल हो जाएगा। जब नेसोफेरिंजियल टॉन्सिल स्वेल हो जाता है, इट इज पेनफुल एंड इट कैन ब्लॉक द रेस्पिरेशन, इट कैन ब्लॉक द पैसेज ऑफ एयर फ्रॉम नेसोफेरिंक्स टू ओरोफेरिंक्स। समझ आ गई बेटा बात? दिस इज थर्ड डिसऑर्डर। नंबर फोर्थ इज टॉन्सिलाइट्स। टॉन्सिलाइट्स का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ टॉन्सिल्स, स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन ऑफ टॉन्सिल्स। हमने टॉन्सिल्स की बात करी थी, एस्पेशली पैलाटाइन टॉन्सिल्स आर इन्वॉल्व्ड। हमने पढ़ा था वाल्डियर्स रिंग। वाल्डियर्स लिम्फेटिक रिंग में हमने बहुत सारे नेसोफेरिंजियल टॉन्सिल, पैलाटाइन टॉन्सिल, लिंगुअल टॉन्सिल एंड ट्यूबल टॉन्सिल देखा था। तो पैलाटाइन टॉन्सिल्स में अगर स्वेलिंग हो जाएगी या इन्फ्लेमेशन होगी तो दैट कंडीशन इज नोन एज टॉन्सिलाइट्स। It is also caused by any infection, usually bacterial infection. बैक्टीरिया में भी स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया वाला इन्फेक्शन टॉन्सिलाइट्स काज करता है। समझ आ गई बेटा बात? वेरी गुड। देन वी हैव फिफ्थ डिसऑर्डर, एक्लेजिया। एक्लेजिया का मतलब देखिए क्या है। ये बेटा हमारे पास इजोफेगस है। Esophagus opens into the small intestines. At the level of lower esophagus, there is a sphincter which is known as lower esophageal sphincter. ठीक है। Lower esophageal sphincter normally जब फूड ऊपर से आती है, lower esophageal sphincter रिलैक्स होता है, फूड स्टोमक के अंदर चली जाती है। एक्लेजिया में lower esophageal sphincter fails to relax. Lower esophageal sphincter fails to relax. अब बेटा अगर लोअर इजोफेगल स्फिंक्टर रिलैक्स नहीं हुआ तो क्या फूड स्टोमक के अंदर जाएगी? फूड स्टोमक में नहीं जाएगी तो बंदे में एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। एक चीज।
दूसरी बात ये होगी, फूड विल गेट एक्यूमुलेटेड इनसाइड द इजोफेगस, फूड इजोफेगस के अंदर जमा हो जाएगी, तो इजोफेगस का साइज जो है वो बड़ा हो जाएगा, इजोफेगस विल बी डायलेटेड। नंबर थर्ड, जब फूड इजोफेगस में जमा होगी, इसकी वजह से इजोफेगस के अंदर प्रेशर इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से इजोफेगस बर्स्ट हो सकता है। समझ आ गई बेटा बात? सो सिंपली एकिलेजिया इज द डिसऑर्डर ऑफ लोअर इजोफेगल स्फिंक्टर वेयर इट फेल्स टू रिलैक्स, ये रिलैक्स नहीं हो पाता तो कंटेंट्स इजोफेगस से स्टोमक में नहीं जाते, उसकी वजह से कंटेंट्स इजोफेगस में ही जमा हो जाते हैं, which leads to dilation of esophagus, which leads to increased pressure inside esophagus, which may lead to bursting of the esophagus। समझ आ गई बेटा बात? Another disorder is gastroesophageal reflux disease। GERD इसको बोलते हैं बेटा, गैस्ट्रोइजोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज। देखिए स्टोमक में एसिडिक कंटेंट्स होते हैं, pH 1.8 होता है, ये एसिडिक कंटेंट्स नॉर्मली ड्यूडिनम में जाते हैं। अब अगर डिसऑर्डर हो जाए, ये एसिडिक कंटेंट्स इजोफेगस में चले जाए, एसिडिक कंटेंट्स ऑफ स्टोमक रिफ्लेक्स बैक इनटू इजोफेगस, ठीक है, जब एसिडिक कंटेंट्स इजोफेगस में चले जाएंगे, दिस इज नोन एज गैस्ट्रोइजोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। अब देखिए इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से इजोफेगस में इरिटेशन होगी, हमें फील होगा चेस्ट डिस्कम्फर्ट या चेस्ट पेन या हार्ट बर्न्स हमें फील होते हैं, ठीक है। गैस्ट्रोइजोफेगल रिफ्लक्स डिजीज में चेस्ट पेन फील होता है या हार्ट बर्न्स फील होते हैं। उसका रीजन ये कि भाई स्टोमक के कंटेंट्स चले जाते हैं इजोफेगस में, ठीक है। समझ आ गई बेटा बात? This abnormal movement of contents of stomach into the esophagus is known as gastroesophageal reflux disease, जिसमें पेशेंट के चेस्ट में पेन होता है, बेसिकली इजोफेगस इरिटेशन हुआ, इजोफेगल इरिटेशन हुई होती है। समझ आ गई बेटा बात? नंबर 7 इज इनडाइजेशन। इनडाइजेशन, देखिए इनडाइजेशन का मतलब एज द नेम सिग्निफाइज, डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाती। अब डाइजेशन अच्छे से क्यों नहीं होगी? या तो गैस्ट्रिक एंजाइम्स कम है, या तो एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स कम है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स कम है, या इंसान ने ओवर ईटिंग करी हुई है, मतलब इतनी फूड ली है कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर नॉट सफिशिएंट फॉर दैट फूड, तो डाइजेशन नहीं हो पाएगी, इनडाइजेशन होगी। सिमिलरली एंजाइटी कैन बी द कॉज ऑफ इनडाइजेशन एंड स्पाइसी फूड्स, जो आप लोग खाते हो ना स्पाइसी फूड्स, दे में आल्सो लीड टू इनडाइजेशन, ठीक है। अब जब इनडाइजेशन होगी तो एक बंदे में फीलिंग ऑफ फुलनेस आती है। फीलिंग ऑफ फुलनेस का मतलब हुआ कि बंदे में फीलिंग ऑफ फुलनेस, इसका मतलब ये होता है पर्सन डजंट वांट टू टेक फूड, वो फूड लेना नहीं चाहता, उसको ऐसा लगता है कि मेरा स्टोमक ऑलरेडी फुल है, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं हुआ होता, जो उसने खाया होता है वो डाइजेस्ट नहीं हुआ होता। समझ आ गई बेटा बात? सो इनडाइजेशन इज इम्पेयर्ड डाइजेशन, abnormal digestion, ineffective digestion that leads to the feeling of fullness. The causes may be deficiency of digestive enzymes, the cause may be overeating, the cause may be anxiety, the cause may be spicy food, ठीक है। इसके बाद we have vomiting, we have vomiting। देखिए vomiting का मतलब क्या है? As you all know, vomiting is basically powerful ejection of stomach contents through mouth. Stomach contents are ejected out through mouth. That is known as vomiting. समझ आ गई बेटा बात? Vomiting is basically ejection of the stomach contents through mouth. Now this vomiting is basically a reflex action. मतलब it is a reflex action, involuntary होता है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। It is a reflex action, involuntary action होता है। ये वोमिटिंग का मैकेनिज्म अगर हम देखेंगे, इसका मैकेनिज्म कुछ ऐसा है, मैं ऐसे आपको समझाता हूं। सपोज ये हमारा स्टोमक है,
स्टोमक में जो म्यूकोजल सेल्स होते हैं इनके ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर कोई इरिटेशन हो जाए इन रिसेप्टर्स को, मतलब कोई ऐसी चीज ले ली जो इन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट कर रही है या इस म्यूकस को इरिटेट कर रही है, इन म्यूकोजल सेल्स को इरिटेट कर रही है, ये रिसेप्टर्स सिग्नल भेज देते हैं हमारे वोमिटिंग सेंटर के पास। वोमिटिंग सेंटर के पास, ये वोमिटिंग सेंटर इज लोकेटेड इन मेड्यूला ऑब्लंगेटा, इट इज लोकेटेड इन मेड्यूला। तो ये सिग्नल चला जाता है वोमिटिंग सेंटर के पास। इनिशियली पर्सन हैज अ फीलिंग ऑफ नॉशिया, सबसे पहले नॉशिया फील होता है, फिर बाद में वोमिटिंग सेंटर से सिग्नल आ जाते हैं, स्टोमक कंट्रैक्ट करता है, लेकिन ये ना रिवर्स डायरेक्शन में, ताकि जो कंटेंट्स हैं ये आउटफ्लो किए जाए थ्रू माउथ। समझ आ गया बेटा बात? मैं दोबारा बोल देता हूं। सपोज कोई इरिटेंट आ गया, म्यूकोजल रिसेप्टर्स हमारे जीआईटी के म्यूकोसा पे होते हैं, ये सिग्नल भेज देते हैं वोमिटिंग सेंटर पे। ये वोमिटिंग सेंटर में हमें फीलिंग आ जाती है एज नॉशिया, और उसके बाद ये सिग्नल भेजता है स्टोमक को, जीआईटी को, कि भाई इस सब्सटेंस को बाहर फेंकना है। फिर स्टोमक कंट्रैक्ट करता है इन रेट्रोग्रेड डायरेक्शन या इन बैकवर्ड डायरेक्शन, सो दैट द कंटेंट्स आर इजेस्टेड आउट पावरफुली थ्रू द माउथ। दिस प्रोसेस इज नोन एज वोमिटिंग। समझ आ गई बेटा बात? अब इसके बाद वी हैव another disorder that is constipation and diarrhea. Constipation, देखिए constipation का मतलब ये होता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल्स या फ्रीक्वेंसी ऑफ बोवल कम हो जाती है। एक तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द बोवल कम हो जाती है, दूसरा ये होता है कि जो ये स्टूल्स होते हैं, जब ये आप एक्सक्रीट आउट नहीं करोगे, दे विल गेट एक्यूमुलेटेड इनसाइड द इंटेस्टाइनस में वाटर इनसे एब्जॉर्ब किया जाता है, ये सॉलिड और हार्ड बन जाते हैं। इनकी कंसिस्टेंसी जो है वो सॉलिड एंड हार्ड बन जाती है, सॉलिड एंड हार्ड बन जाती है, ठीक है। सॉलिड एंड हार्ड कंसिस्टेंसी वाले स्टूल्स विथ डिक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी आर इज नोन एज कंस्टिपेशन। इस कंडीशन को बेटा हम कंस्टिपेशन बोलते हैं। कंस्टिपेशन क्यों होगी? मे बी जो हमारा जीआईटी है वो अच्छे से कंट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, इंटेस्टाइन्स कंट्रैक्ट नहीं कर पा रही, तो कंटेंट्स को बाहर नहीं एक्सक्रीट आउट नहीं कर पा रहे, ठीक है। मे बी इट मे बी बिकॉज ऑफ एनी रीजन, नर्वस सिस्टम का रीजन हो सकता है या कोई और रीजन हो सकता है, लोकल रीजन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद वी हैव नंबर 10th दैट इज डायरिया। देखिए डायरिया में फ्रीक्वेंसी ऑफ द बोवल इज इंक्रीज्ड, फ्रीक्वेंसी ऑफ द बोवल इज इंक्रीज्ड। और दूसरी चीज ये है कि जब फ्रीक्वेंसी ऑफ बोवल इंक्रीज होगी, इंटेस्टाइन जल्दी जल्दी कंट्रैक्ट कर रही है, तो इन स्टूल्स में से या इन कंटेंट्स में से वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। वाटर जब एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा तो इन स्टूल्स के अंदर वाटर ज्यादा होगा, स्टूल्स की फ्रीक्वेंसी वाटरी होगी, स्टूल्स विल बी लिक्विड इन कंसिस्टेंसी। समझ आ गई बेटा बात? तो इसका मतलब ये भी हुआ कि जब अगर किसी इंसान को डायरिया ज्यादा हो रहा है, वाटर ज्यादा लॉस होगा, तो इंसान में डिहाइड्रेशन हो सकता है, और उस डिहाइड्रेशन को ट्रीट करेंगे बाय ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन से, ORS, दैट इज ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। समझ आ गई बेटा बात? इस डायरिया के इन्फेक्शियस कॉज हो सकते हैं, बहुत सारे कॉज हो सकते हैं, लीव दैट। Similarly, we have another that is dysentery. देखिए डिसेंट्री में क्या होता है? डिसेंट्री में बेसिकली डायरिया होता है, लेकिन उस डायरिया के साथ ब्लड होता है, डायरिया के साथ ब्लड, और उस ब्लड के साथ म्यूकस होता है। जब ऐसे फेसेस आउट हो जाएंगे, this is known as dysentery. Dysentery is stools or diarrhea along with blood and mucus. ठीक है। डिसेंट्री का बड़ा काज है इन्फेक्शन विथ एंट एमोबा हिस्टोलिटिका। डिसेंट्री का काज है एंट एमोबा हिस्टोलिटिका। समझ आ गया बेटा बात?
इतना समझ आया आप लोगों को? तो अभी डिसऑर्डर्स की बात कर रहे हैं। पहला मम्प्स हमने बोला, इट इज अ वायरल इन्फेक्शन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। हमने जॉगरन सिंड्रोम बोला, इट इज एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर डिस्ट्रॉइंग द सेरेब्ररी ग्लैंड्स। हमने एडिनॉइड्स बोला, इट इज स्वेलिंग ऑफ द नासोफेरिंजियल टॉन्सिल स्पेशली इन चिल्ड्रंस। हमने टॉन्सिलाइटिस बोला, इट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैलाटाइन टॉन्सिल। हमने एक्लेजिया बोला, लोअर इजोफेगल स्फिंक्टर फेल्स टू रिलैक्स। हमने गर्ड बोला, स्टोमक कंटेंट लीक इनटू द इजोफेगस। हमने इंडाइजेशन बोला, इम्प्योर डाइजेशन। हमने कंस्टिपेशन बोला, frequency of the bowel decreases and consistency of the stools is solid and hard. Diarrhea बोला, frequency of the bowel is increased and consistency of the stools is liquid. हमने dysentery बोला, dysentery में diarrhea along with blood and mucus comes out and dysentery का cause is ant amoeba histolytica. ठीक है, अब next disorder जो है, now we have jaundice. देखिए, jaundice is defined as yellowish discoloration of secum and mucous membranes. Yellowish discoloration of secum and mucous membranes. Yellowish discoloration of secum and mucous membranes. ये secum और mucous membranes जो है बेटा, वो येलो हमें नजर आएंगी. That defect is known as jaundice. अब ये येलो नजर क्यों आएंगी? बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड बिलिरुबिन। बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड बिलिरुबिन। अगर बिलिरुबिन ब्लड में ज्यादा हो गया, इट विल गेट डिपॉजिटेड ऑन द सिकन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स। हमें पता है बिलिरुबिन का कलर येलो है, इसकी वजह से सिकन और म्यूकस मेम्ब्रेन्स येलो अपीयर हो जाएंगी। दिस येलोइश appearance of the secum and mucous membranes due to increased bilirubin is known as jaundice. It is known as jaundice. It is known as jaundice. समझ आ गई बेटा बात? Similarly, we have malabsorption. Malabsorption का मतलब होता है abnormal absorption of food in the intestines. Abnormal absorption of the food in the intestines. Food absorb नहीं हो पाती, जो सिंपल फूड बनी ये absorb नहीं हो पाती। अब उसके रीजंस कौन कौन से हैं? सपोज कोई इन्फेक्शन है, वो इन्फेक्शन इपिथेलियल सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन को डिग्रेड कर रहा है। इपिथेलियल सेल्स ऑफ म्यूकोसा को डिग्रेड कर रहा है। जब इपिथेलियल सेल्स डिग्रेड हो जाएंगे तो सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। तो इट द कॉज में बी इन्फेक्शन और द कॉज में बी इंक्रीज्ड मोटिलिटी ऑफ गट। अगर गट की मोटिलिटी या मूवमेंट ज्यादा हो जाए ताकि एब्जॉर्प्शन के लिए टाइम प्रोवाइड नहीं किया जाता, ठीक है, दैट कैन आल्सो लीड टू माल एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन इट कैन आल्सो बी ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ intestinal epithelial cells. Autoimmune destruction of intestinal epithelial cells. हमारा इम्यून सिस्टम इपिथेलियल सेल्स को डिग्रेड कर रहा है तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। This is known as tropical sprue. This is known as tropical sprue. समझ आ गई बेटा बात? माल एब्जॉर्प्शन it is basically abnormal absorption of substances at the level of intestines. Cause may be infection, cause may be increased motility, cause may be autoimmune disorder like tropical sprue. ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास डिसऑर्डर है that is protein energy malnutrition. ये प्रोटीन एनर्जी malnutrition, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ठीक है, देखिए प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। जो हमारे पास एनर्जी का सोर्स है वो फूड है। फूड में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स आते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स आते हैं। ठीक है, जो हम टोटल फूड लेते हैं इसकी वजह से जो एनर्जी मिलेगी हम बोलेंगे उसको टोटल कैलोरीज। ये यूनिट ऑफ एनर्जी है। ठीक है, टोटल कैलोरीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ठीक है, कैलोरीज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रोटीन आर कॉल्ड प्रोटीन कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट कैलोरीज एंड फैट कैलोरीज। ठीक है, अब देखिए ये जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है इसमें दो डिसऑर्डर्स है। वी हैव क्वेश्चनकर
and we have marasmus, kwashiorkor and marasmus, kwashiorkor and marasmus. देखिए kwashiorkor disorder occur in children above the age of 1 year, up to 5 or 6 years तक होता है ये. It occurs in children above the age of 1 year. ठीक है. इसमें बेसिकली क्या होता है, प्रोटीन डिप्राइवेशन इज मोर, प्रोटीन डिप्राइवेशन इज ग्रेटर देन कैलोरीज डिप्राइवेशन. मतलब कैलोरीज डिप्राइवेशन, अगर टोटल कैलोरीज देखोगे और प्रोटीन डिप्राइवेशन देखोगे, इसमें कार्बोहाइड्रेट भी अच्छा होता है फूड में, फैट भी अच्छा होता है, लेकिन प्रोटीन कम होता है. तो प्रोटीन डिप्राइवेशन ज्यादा होती है टोटल कैलोरीज के कंपैरिजन में, क्योंकि फूड ये लेता है, कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है और फैट भी मिलता है, लेकिन इसको प्रोटीन ज्यादा नहीं मिलता. हम बोलेंगे प्रोटीन डिप्राइवेशन इज ग्रेटर देन कैलोरीज डिप्राइवेशन. दिस इज द क्लासिकल लाइन ऑफ दिस क्वेश्चन. अब जब प्रोटीन डिप्राइवेशन कम होगी तो बॉडी में प्रोटीन्स नहीं बनेंगे. जब प्रोटीन डिप्राइव होंगे, हमारी फूड में प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होगा, तो बॉडी में भी प्रोटीन्स नहीं बनेंगे. एक प्रोटीन है एल्ब्यूमिन, तो एल्ब्यूमिन बॉडी में ज्यादा होगा कि कम? क्वेश्चनकर वाले लोगों में एल्ब्यूमिन बॉडी में कम होता है. अब देखिए एल्ब्यूमिन से क्या होता था. ये हमारे पास ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल में ब्लड है, ब्लड इसी में एल्ब्यूमिन भी प्रेजेंट था. एल्ब्यूमिन वाटर को होल्ड करके रखता था. इसको बोलते हैं ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक पोटेंशियल या ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करके रखता था. ठीक है. अब अगर एल्ब्यूमिन कम हो गया, ये वाटर को होल्ड नहीं कर पाएगा, वाटर विल लीक इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस ऑफ टिश्यूज. जब वाटर इंटरस्टिशियल स्पेस ऑफ टिश्यू में चला जाता है, उस कंडीशन को हम एडीमा बोलते हैं. तो इन लोगों में, इन बच्चों में एडीमा होगा. एडीमा फेस के ऊपर भी दिखेगा, मून फेशिस हम उसको बोलते हैं. एडीमा एब्डोमेन के ऊपर भी दिखेगा, एब्डोमिनल एडीमा. एडीमा लेग्स के ऊपर दिखेगा, तो उसको हम लेग वाला एडीमा बोलेंगे. ठीक है. तो एडीमा इज प्रेजेंट ऑन फेस, एडीमा इज प्रेजेंट ऑन लेग्स, एडीमा इज प्रेजेंट ऑन एब्डोमेन. लेकिन इसमें कैलोरीज डिप्राइवेशन थोड़ी बहुत भी होती है. तो मसल वेस्टिंग इन लोगों में होती है. ठीक है. मसल वेस्टिंग, मसल विल गेट डिजनरेटेड, मसल कम हो जाएगा, मसल एट्रोफी हो जाती है. लेकिन जो ये मसल वेस्टिंग है बेटा, ये मसल वेस्टिंग यहां पे हमें एविडेंट नहीं होती, क्योंकि एडीमा होता है, स्वेलिंग होती है, हमें मसल वेस्टिंग नजर नहीं आएगी. ठीक है. और इन लोगों में देयर इज एबनॉर्मल ग्रोथ, स्टंटेड ग्रोथ होती है इन लोगों में, स्टंटेड ग्रोथ. ठीक है. ये है क्वेश्चनकर की बात. अब कर लेते हैं बात मेरिस्मस की. देखिए अगर मेरिस्मस की बात करेंगे तो इट ऑकर्स इन चिल्ड्रन लेस देन 1 ईयर एज, जिसकी एज 1 ईयर से कम होगी, दैट इज इन्फेंट्स. उन इन्फेंट्स में मेरिस्मस होता है. इसमें कैलोरी डिप्राइवेशन इज ग्रेटर देन प्रोटीन डिप्राइवेशन. मतलब प्रोटीन भी कम होता है, कैलोरीज, टोटल कैलोरीज भी कम होती हैं, लेकिन कैलोरीज ज्यादा कम होती हैं एज कंपेयर टू प्रोटीन डिप्राइवेशन. ठीक है. लाइक सपोज कोई बच्चा है, कोई इन्फेंट है, इसका काज है, कोई इन्फेंट है, उस इन्फेंट को मदर्स मिल्क नहीं मिलता, उसको हम सीरियल्स वगैरह दे रहे हैं, तो उस सीरियल्स वगैरह में कैलोरीज कम होती है, प्रोटीन भी कम होता है. ठीक है. मतलब कैलोरी डिप्राइवेशन भी हो रही है, प्रोटीन डिप्राइवेशन भी हो रही है, लेकिन कैलोरीज डिप्राइवेशन ज्यादा होती है. ठीक है. अब इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से देयर विल बी एबनॉर्मल ग्रोथ. एबनॉर्मल ग्रोथ, एक तो एबनॉर्मल ग्रोथ होगी. दूसरी चीज, इन लोगों में मसल वेस्टिंग होगी, मसल वेस्टिंग होगी, मसल वेस्टिंग होगी. मसल अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा, मसल वेस्ट हो जाएगा, मसल की वेस्टिंग होगी, एट्रोफी होगी. ठीक है. सिमिलरली सबक्यूटेनियस, मतलब स्किन के नीचे जो फैट होता है उसको डाइजेस्ट किया जाता है. सबक्यूटेनियस फैट विल बी लॉस्ट. ठीक है. उसको इमेसिएशन बोलते हैं, इमेसिएशन बोलते हैं. ठीक है. इन लोगों, इन बच्चों में रिब्स आर प्रोमिनेंट.
इन बच्चों में एब्डोमेन विल बी संकन डाउन, एब्डोमेन अंदर की तरफ होता है। क्वेश्चन कर्म वाले में एब्डोमेन में स्वेलिंग होती है, इनमें एब्डोमेन अंदर की तरफ चला जाता है, इनमें रिब्स प्रोमिनेंट होती है। लेकिन इन बच्चों में एडिमा नहीं मिलता, इन बच्चों में एल्ब्यूमिन जो है, मेरेस्मस वालों में एल्ब्यूमिन नॉर्मल होता है और एडिमा इन लोगों में नजर नहीं आता। ठीक है, ये है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ठीक है, नाउ वी हैव another, just a word about vitamin deficiency disorders, a word about the vitamin deficiency disorders. देखिए, डिफरेंट विटामिन हैं। वी हैव विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। These are fat soluble vitamins, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। These are fat soluble vitamins. Then vitamin B and vitamin C are water soluble vitamins. These are water soluble vitamins. ठीक है, ये विटामिन डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स हमारे टेक्स्ट में डिस्कस नहीं किए हैं। नो नीड टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ विटामिन डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स, जस्ट वी शुड रिमेंबर द नेम्स। लाइक विटामिन ए अगर देखोगे, विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से देयर ऑकर्स नाइट ब्लाइंडनेस। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए लीड्स टू नाइट ब्लाइंडनेस। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1, दैट इज थायामीन, इट लीड्स टू बेरी डिसऑर्डर नोन एज बेरी। ठीक है, similarly deficiency of vitamin B2, that is riboflavin, it leads to cheiliosis. Similarly deficiency of vitamin B7, that is niacin, it leads to pellagra. Similarly deficiency of vitamin B9, that is folic acid, and vitamin B12, that is cobalamin, it leads to megaloblastic anemia. It leads to megaloblastic anemia. It leads to megaloblastic anemia. Deficiency of vitamin C leads to a disorder known as scurvy. Deficiency of vitamin D leads to rickets, bone का disorder होता है in adults, and osteomalacia in children. Rickets and osteomalacia are the disorders of bone which occur because of deficiency of vitamin D. ये जो विटामिन ई है, ये इसको हम टोकोफेरॉल बोलते हैं। इट प्लेज रोल इन फर्टिलिटी। ठीक है, तो इसकी डिफिशियंसी अगर हो जाए तो इट विल लीड टू इम्पोर्टेंस इन मेल्स। इम्पोर्टेंस मतलब फेलियर टू मेक द penis erect during the sexual intercourse. ठीक है, this impotency is basically caused because of deficiency of vitamin E. Vitamin K plays a role in clotting of the blood. Vitamin K plays a role in clotting of the blood. ये आप याद रखिएगा। A is night blindness, beriberi, cheiliosis, pellagra, megaloblastic anemia, scurvy, rickets, osteomalacia, impotency and clotting of the blood. अब एक वर्ड एनीमिया की बात कर लेते हैं। देखिए, एनीमिया का मतलब क्या होता है, वन वर्ड, बस ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है यहाँ पे। एनीमिया इट इज अ डिफेक्ट और डिसऑर्डर जिसमें हीमोग्लोबिन लेवल्स कम हो जाती है। अब बेटा, अगर हीमोग्लोबिन कम हुआ, हीमोग्लोबिन का काम था ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, तो इन लोगों में ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन के डिफेक्ट्स होंगे। ऑक्सीजन विल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड सक्सेसफुली, ऑक्सीजन विल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड एडुकेटली। ठीक है, एनीमिया इट इज अ डिसऑर्डर वेयर हीमोग्लोबिन इज लो। ठीक है, हमें पता है फीमेल्स में हीमोग्लोबिन नॉर्मल इज 12 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर। अगर 12 से कम हुआ तो हम एनीमिया बोलेंगे। मेल्स में
इट इज 13.5 टू 17.0 ग्राम पर डेसीलीटर। अगर इससे कम हुआ तो हम एनीमिया बोलेंगे। ठीक है, अब ये एनीमिया में हमने अभी बात की थी अभी नहीं की हमने बात माइक्रोसिटिक एंड मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का मतलब क्या होता है। माइक्रोसिटिक एंड मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का क्या मतलब होता है। माइक्रोसिटिक एनीमिया का मतलब होता है, माइक्रो मतलब हुआ स्मॉल, इसमें आरबीसी का साइज कम होता है, छोटा होता है कंपेयर टू नॉर्मल आरबीसी। सपोज ये आरबीसी है और ये माइक्रोसिटिक आरबीसी है, ये नॉर्मल आरबीसी है, ये माइक्रोसिटिक आरबीसी है, आरबीसी का साइज कम होता है। दिस इज माइक्रोसिटिक एनीमिया, द साइज ऑफ द आरबीसी इज कम। रीजन उसका क्या होगा, मे बी आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन ज्यादा ना बने। हीमोग्लोबिन के लिए हमें आयरन की जरूरत हो सकती है, तो आयरन की डिफिशियंसी कैन लीड टू माइक्रोसिटिक एनीमिया। सिमिलरली मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का मतलब होता है इमैच्योर लार्ज साइज्ड आरबीसी प्रेजेंट होते हैं। ये नॉर्मल आरबीसी है, अब यहां पे ऐसा एक इमैच्योर बड़ा आरबीसी मिलेगा, दैट विल बी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इट इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B9 एंड विटामिन B12। ठीक है, सिमिलरली वी हैव अनदर एनीमिया दैट इज पर्निशियस एनीमिया। देखिए पर्निशियस एनीमिया का मतलब क्या होता है। पर्निशियस एनीमिया इट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉय करती हैं पैराइटल सेल्स को या ऑक्जेंटिक सेल्स को। जब ऑक्जेंटिक सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे मेरे बच्चे, तो मुझे बोलो क्या इंट्रिंसिक फैक्टर बन पाएगा? इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बनेगा। क्या B12 एब्जॉर्ब हो पाएगा? B12 एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। तो B12 वाली डिफिशियंसी वाला एनीमिया दैट इज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इन लोगों में प्रेजेंट होगा। पर्निशियस एनीमिया में बस इतना याद रख लो, इट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वेयर एंटीबॉडीज डिग्रेड द पैराइटल सेल्स सच दैट इंट्रिंसिक फैक्टर इज नॉट फॉर्मड, B12 इज नॉट एब्जॉर्ब्ड, लीडिंग टू मेगालोब्लास्टिक एनीमिया अगेन। समझ आ गई बेटा बात। यहां पे ये डिसऑर्डर्स की बात खत्म होती है। वेरी वेरी ब्रीफली, दीज आर ब्रीफ डिसऑर्डर्स ऑफ दिस जीआईटी। अब हम बात करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फूड। देखिए कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फूड, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फूड। देखिए हमारे पास फूड फैट हो सकती है, फूड कार्बोहाइड्रेट हो सकती है, या फूड प्रोटीन हो सकती है। ठीक है, ये मेन 3 फूड हमारे पास प्रेजेंट होती है, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। अब सपोज कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब समझिए। कैलोरीज इज बेसिकली द यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब देखिए मैं एक लाता हूं इंस्ट्रूमेंट या एक apparatus that is known as bomb calorimeter, bomb calorimeter, bomb calorimeter। इसमें 1 ग्राम फूड डाल रहा हूं and this food is combusted with the help of oxygen। एक बॉम्ब कैलोरीमीटर लाया, उसमें 1 ग्राम फूड डाल दी, ऑक्सीजन डाल दिया, ताकि ये फूड गेट इज कंप्लीटली कंबस्टेड। इस फूड की कंप्लीट कंबस्शन होती है, फूड गेट इज कंप्लीटली कंबस्टेड। अब इस कंबस्शन की वजह से यहां से एनर्जी प्रोड्यूस होगी। हाउ मच एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, दैट इज नोन एज ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, दैट इज नोन एज ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, दैट इज नोन एज ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब हुआ the energy produced by 1 gram of food inside a bomb calorimeter, that is gross calorific value। समझ आ गई बेटा बात। देखिए हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, हमारे पास प्रोटीन्स हैं, हमारे पास फैट्स हैं। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट produces 5.65 किलो कैलोरीज पर ग्राम ऑफ फूड। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस कर पाता है 5.65 किलो कैलोरीज। सिमिलरली प्रोटीन प्रोड्यूस कर पाता है 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम, एंड फैट्स कैन प्रोड्यूस 9.45 किलो कैलोरीज पर ग्राम।
ठीक है, ये है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब जो एनर्जी हमें एक बॉम्ब कैलोरीमीटर में मिलती है। ठीक है, अब देखिए जो एनवायरनमेंट बॉम्ब कैलोरीमीटर में होता है वो एनवायरनमेंट बॉडी के अंदर नहीं होता। बॉडी के अंदर एग्जैक्टली ऐसे मैकेनिज्म नहीं होते, वहां पे एनर्जी थोड़ी सी कम मिलती है। तो उस एनर्जी विच इज ऑब्टेन्ड बाय कंबस्शन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड इनसाइड बॉडी और इनसाइड फिजियोलॉजिकल सिस्टम इज नोन एज फिजियोलॉजिक कैलोरीफिक वैल्यू। इट इज नोन एज फिजियोलॉजिक कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, देखिए ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू मतलब एनर्जी जो हमें बॉम्ब कैलोरीमीटर में मिली। फिजियोलॉजिक कैलोरीफिक वैल्यू में एनर्जी जो हमें कहां पे मिलती है, वो एनर्जी जो हमें बॉडी के अंदर मिलेगी। अब सपोज ये देखिए कार्बोहाइड्रेट देता है 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम, प्रोटीन गिव्स 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम एंड फैट्स गिव 9 किलो कैलोरीज पर ग्राम। ठीक है, ये है फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू एंड ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू की बात। सपोज आपसे ऐसे अगर पूछ दे कभी क्वेश्चन कि अ पर्सन टेक्स 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 20 ग्राम फैट्स एंड 10 ग्राम प्रोटीन्स, हाउ मच टोटल कैलोरीज विल बी प्रोड्यूस्ड इनसाइड हिज बॉडी। देखिए 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से बनती है 4 किलो कैलोरीज, 30 ग्राम से बनेगी 30 इंटू 4, 20 ग्राम फैट से बनेगा 20 इंटू 9, 10 ग्राम प्रोटीन से बनेगा 10 इंटू 4। ठीक है, इट इज 120 प्लस 180 प्लस 40 एंड इट इज 340 किलो कैलोरीज ऑब्टेन की जाएंगी फ्रॉम दिस फूड। 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 20 ग्राम फैट एंड 10 ग्राम प्रोटीन्स। ऐसे कभी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दिस फिनिशेस द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वेरी वेरी ब्रीफली।